Hello students, welcome to this channel and in this video आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जो कि क्लास 6th का है। और इस चैप्टर का नाम है भोजन के घटक, यानी कि भोजन के कौन कौन से पार्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसे कि यहाँ पे घटक बोला गया है। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजनों में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। क्रियाकलाप 1। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है, यानी कि हमारे आहार में किसी भी अन्न यानी कि कोई भी मोटा खाना जैसे कि रोटी चावल इन्हें अन्न माना जाता है, तो अन्न का बना कम से कम एक खाना तो होता ही होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा, अचार आदि भी शामिल हो सकते हैं। तो ये एक सारणी दी गई है जिसमें विभिन्न क्षेत्र हैं और उन वहाँ के कुछ सामान्य भोजन दिए गए हैं। जैसे कि पंजाब में मक्की की रोटी, राजमा, सब्जियों में हो गया वहाँ पे सरसों का साग, और अन्य दही में हो गया दही और घी, जैसे कि वहाँ पे घी लगे पराठे बहुत खाए जाते हैं पंजाब में। आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश में जो अन्य का व्यंजन होता है वो होता है चावल, और जो दालें होती है अरहर की दाल, रसम यानी कि चारू जो होता है, और सब्जियाँ में वहाँ कुंदरू ज़्यादा खाया जाता है, और अन्य व्यंजनों में वहाँ पे मट्ठा, घी, अचार ये ज़्यादा के ज़्यादा खाए जाते हैं। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते, यानी कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम ये सारे खाने को अपने भोजन में एक ही बार में नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध होता है। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव ही नहीं हो पाता कि वह इस तरह की विविध व्यंजन हर समय खा सके, या और कभी कभी किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है कि वो ये सारे खाने मतलब नहीं खा सकते, इसे हर तरीके के अलग अलग टाइम के अनुसार वो नहीं खा पाते। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? तो हमारे खाने में जितनी वैरायटी है, मतलब हर तरीके की अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो क्या हमारी बॉडी को भी ऐसे अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत है? मतलब खाने से तो हमें एनर्जी मिलती है, तो क्या एक तरीके का खाने से हमें एनर्जी नहीं मिल सकती? हम इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, यानी कि जो हम अलग अलग तरह के खाने बनाते हैं और खाते हैं, तो उस अलग अलग तरीके के खाने में होता क्या है जो हम ऐसा करते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जानवरों से हमें मिलता है। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं, यानी कि ये जो कच्ची सामग्रियाँ हैं जो हम अलग अलग तरीके का खाना बनाने में यूज़ करते हैं, उनके संघटक क्या हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, और इन्हीं कच्ची सामग्रियों में कुछ ऐसे घटक होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं और इन्हीं घटकों को हम पोषण कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में वृक्षांश तथा जल भी शामिल हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। और हमारा भोजन जो है उसमें ये पांचों चीज़ें तो होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन वगैरह। इसके अलावा हमारे शरीर में मिनरल्स भी होते हैं और जल भी होते हैं। मिनरल्स जो कि हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, और जल जल हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखती है, यानी कि उसे ड्राई नहीं होने देती है हमारी बॉडी को। इसलिए हमारे शरीर में जल की भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध हो सकते हैं, यानी कि हर तरीके के खाद्य पदार्थ में ये सभी पोषक उपलब्ध हो सकते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या एक से अधिक पोषक उपस्थित है। इनकी कुछ ऐसी साधारण विधियां हैं जिनसे हम ये जान सकते हैं कि कुछ कच्ची सामग्रियां होती हैं और कुछ पके हुए भोजन में कौन सा एक या एक से अधिक पोषक तत्व उपलब्ध होता है, यानी कि उसमें एक से ज़्यादा पोषक तत्व हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण
अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल होते हैं। आइए हम इन परीक्षणों को करके प्रेक्षणों की सारणी 2.2 में लिखें। इन सभी प्रेक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कॉस्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन प्रेक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्रियों पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीकों के लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर भी कर सकते हैं। तो ये जितने भी इसमें कॉपर सल्फेट यानी कि और आयोडीन वगैरह के टेस्ट के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है वो तो हमें मिल नहीं सकता, तो हम ये टेस्ट अभी तो नहीं कर सकते। जब हमें लैब प्रोवाइड होगा तो आपकी लैब टीचर आपको ज़रूर करवा देंगे। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2, मंड के लिए परीक्षण। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। मैं काम कर रही हूँ। मम्मी कट जाएगा, मैं नहीं ले सकती फोटो। तो हमने वो सारे टेस्ट वाले पार्ट को स्किप कर दिया और अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2.2 से। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, यानी कि हर तरीके के पोषक हमारे बॉडी में क्या क्या इफ़ेक्ट डालते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि यहाँ पे ये कहा गया है कि जो वसा है उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। वसा से उतनी एनर्जी हमें नहीं मिलती है। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहते हैं। तो ये हमारे एग्ज़ाम में 1 नंबर के क्वेश्चनों में ये पूछा जा सकता है कि ऊर्जा देने वाले भोजनों को किसे कहते हैं। तो हम ये बता सकते हैं कि जिन भोजनों में कार्बोहाइड्रेट होता है वो ऊर्जा देने वाले भोजन कहलाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने ये पढ़ लिया कि वो हमें ऊर्जा देते हैं। और अब प्रोटीन। तो प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को हमने ऊर्जा देने वाले भोजन कहा और प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन, यानी कि जो शरीर को बिल्ड करने का काम करती हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। और ये जो विटामिन्स होते हैं ये रोगों से हमारे शरीर को बचाते हैं। विटामिन हमारी आँखों, अस्थियों और दांतों, मसूड़ों
को स्वस्थ रखने का भी काम करती है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, सी या डी, ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के लिए एक समूह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और जो विटामिनों के इतने समूह हैं उन्हें एक बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार की विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी कि ये जितने भी विटामिन है वो ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर को नहीं चाहिए, वो कम मात्रा में भी अगर मिले तो वो हमारे बॉडी के लिए ठीक रहेगा। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी आँखों, अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 तथा चित्र 2.9 में दिखाए गए हैं। तो ये हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप अपनी बुक में इसे हाईलाइट कर लें कि विटामिन ए का क्या काम होता है, सी और डी इन सारे विटामिन के क्या क्या काम होते हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। खनिज लवण हमें कम मात्रा में चाहिए। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी 2.2 में प्रेक्षणों को लिखते हुए इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक मात्राओं से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। यानी कि हमने ये देखा कि पोषक मात्रा सभी भोजनों में एक या एक से अधिक पोषक हो सकते हैं, लेकिन कोई भी एक पोषक उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। जैसे कि चावल में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए चावल को कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन कहते हैं। इन पोषकों के अलावा हमारे भोजन शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशों मतलब जो कि हमारे बॉडी में मसल्स बनाने का काम करती है, मांसपेशियों का निर्माण करती हैं वो रेशें, और जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुशांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुशांश की पूर्ति मुख्यतः पादप से ही होती है। रुशांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुशांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, इनकी जो रुशांश होती है पोषक तो नहीं देते, लेकिन ये हमारी मांसपेशियां बनाती हैं। तो ये फिर भी हमारे भोजनों के लिए एक आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देती है। रुशांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यानी कि जो रुशांश होते हैं इससे पोषक तो नहीं मिलते, लेकिन ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये जो होता है ये बिना पचे भोजन, जो हमारे पेट में जो भोजन जाता है उसमें से सारा भोजन तो हम पचा नहीं पाते, कुछ ऐसा भोजन होता है जो हमसे नहीं पचता, तो वो बिना पचे भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में ये रुशांश बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है कि रुशांश का क्या काम होता है। जल में भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यानी कि जो जल होता है ये भोजनों को हमारे शरीर में अवशोषित करने में सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने भी जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव्य रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। तो यहाँ पे जल के बारे में पूरी डिटेल में बताया गया है कि जल हमारे शरीर में क्या काम करता है और जल हमें किन किन चीज़ों से मिलता है। तो जल हमें किसी भी द्रव्य पदार्थ जैसे कि यहाँ पे दिया ही गया जल, दूध अथवा चाय से मिलता है और ये हमारे खाने को अवशोषित करने में सहायक होता है। क्रियाकलाप 3, एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? यानी कि हमें टमाटर और नींबू काटते समय हमारे हाथ तो गीले हो ही जाते हैं। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को
काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिससे कि हमें पानी की मात्रा नहीं होती है? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थ को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। अब अगला टॉपिक है संतुलित आहार। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। तो यहाँ पे आहार की डेफिनेशन दी गई है। हमारे शरीर को वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वो सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम हो, यानी कि हमें जिस चीज़ की आवश्यकता हो, अगर हमारी बॉडी को उतना ही वो सामान मिलेगा तो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होगी वो अच्छे से होगी। ये नहीं कि हमने कुछ ज़्यादा ही ले लिया या फिर कुछ कम ही ले लिया, तो इससे हमारी तबीयत खराब भी हो सकती है। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुशांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरे संतुलित आहार की डेफिनेशन है, जो कि अगर एग्ज़ाम में पूछें तो हम बता सकते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप भी ये सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उनमें से सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। यानी कि कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि जो सभी वर्ग के आयु वाले लोग होते हैं, जैसे कि कुछ बूढ़े कुछ जवान, तो क्या वो सभी एक ही तरीके का खाना लेते हैं? तो नहीं। जो बूढ़े लोग होते हैं वो ज़्यादातर चीज़ें खा नहीं पाते, तो वो कुछ लिक्विड सा ही खाते हैं, इनके द्रव्य पदार्थ ही खाते हैं ताकि वो अच्छे से खा सके उन चीज़ों को। और हम भी कई बार ऐसे खाने खाते हैं जिनमें कोई भी पोषक तत्व नहीं होता है, और कई बार हम अच्छा पोषक तत्व वाला ही खाना खाते हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वन भोजन यानी कि दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, किण्वित मतलब जो कि किसी भी जीवाणु वगैरह से उन्हें सड़ा के मतलब बनाया जाता है, जो कि दक्षिण भारतीय में बनाया जाता है, जैसे कि इडली। आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, ठेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध करवाते हैं। इसलिए कई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकते हैं। अल्प व्यय मतलब कम खर्चे में भी कई बार हम संतुलित आहार खा लेते हैं। पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाए तो यथासंभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएंगे। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने से आसानी होती है। इसके साथ साथ कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन, खनिज लवणों की हानि हो सकती है। यानी कि जब हम खाना पकाते हैं या धोते हैं तो उसमें से कई सारे ऐसे पोषक पदार्थ हैं जो उसी टाइम पे उसमें से निकल जाते हैं, जैसे कि। लेकिन भोजन पकाना भी तो आवश्यक है ना, क्योंकि पकाने से उसका स्वाद भी बढ़ता है और हमें उसे पचाने में भी आसानी होती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल तथा कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? इनकी कच्ची चीज़ें अगर हम खाएंगे तो उससे ये होगा कि उसके सारे विटामिन हमें मिल जाएंगे और कोई भी नष्ट नहीं होगा। और ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो गर्मी से नष्ट हो जाता है, तो आंसर होगा विटामिन सी। बूझों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा सही नहीं होता? तो हम ऐसा पहले ही देख चुके हैं कि वसा में ज़्यादा
एनर्जी नहीं मिलती जितना कि हमें कार्बोहाइड्रेट युक्त खाने से मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट खाना हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए और बूझो ने जो सोचा है वो गलत है। अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूड़ी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि यह ठीक था? तो नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि इसने जो वसायुक्त भोजन खाया उससे इतना ज़्यादा भोजन खाने से तबीयत भी खराब हो सकती है और ये मोटापे का कारण भी बन सकती है। अब अगला हमारा टॉपिक है अभाव जन्य रोग, यानी कि किसी भी खाना अगर हमारे शरीर को नहीं मिलता तो उससे हमारे शरीर में कई सारे रोग हो सकते हैं, जिसे कि अभावजन्य रोग कहते हैं। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी एक विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबे अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या एक से अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होती है उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। तो ये अभावजन्य रोग की डेफिनेशन हो गई, जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेशिश आदि। यानी कि अगर हम किसी एक ही घटक की बार बार हमारे खाने में कमी करते हैं तो उससे कि हमारे शरीर में कई सारे रोग हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि मतलब ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि उसे सूजन वगैरह हो सकती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो सकती है और वह दुबला पुतला हो सकता है। वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ हो। यानी कि अगर किसी को प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट बहुत लंबे टाइम से नहीं मिले तो उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाएगी कि उसका चलना फिरना तक भी मुश्किल हो सकता है। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानना की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों में भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन के आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति को सुनिश्चित करता है। यानी कि हमने यही देखा कि जितनी भी अलग वैरायटी के खाने हो, लेकिन उसमें जो पोषक तत्व है वो एक ही प्रकार के होते हैं और वो पोषक तत्व हमारे शरीर को उसी प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं। और ये जो अभावजन्य रोग हैं उनकी रोकथाम केवल एक ही तरीके से की जा सकती है कि हम संतुलित आहार लें। और ये रही वो सारणी जिसमें कि वो सारे रोग दिखाए गए हैं कि किस किस चीज़ों से क्या क्या रोग हो सकते हैं। और ये सारणी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। विटामिन ए से हमें क्षीणता दृष्टिहीन, मतलब हमें दृष्टिहीन वाले विकार हो सकते हैं, जैसे कि हमारी कमज़ोर दृष्टि होती है, रात में हमें कम दिखाई देगा या फिर धीरे धीरे कभी कभी पूरा ही दिखाई देना बंद हो जाएगा। और विटामिन बी से हमें बेरी बेरी हो सकता है, यानी बेरी बेरी एक रोग है, दुर्बल पेशियां और काम करने में ऊर्जा में कमी, ऐसा जब होने लगता है तो उसे बेरी बेरी कहते हैं। विटामिन सी से हमें स्कर्वी हो सकता है, जिसमें मसूड़ों से खून निकलना और घाव भरने में हमारे अधिक समय लग जाता है। विटामिन डी से हमें रिकेटस, यानी कि अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, ये ऐसे रोग हो सकते हैं। कैल्शियम से हमारी अस्थियां दंतशय हो सकती हैं, मतलब अस्थियां और हमारे जो दांतों में होता है उसमें कैविटी आ सकती है कैल्शियम की कमी से। कमज़ोर अस्थियां और दंतशय। आयोडीन से हमें गाइटर रोग हो सकता है। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों को मानसिक विकलांगता, इसे ही गाइटर कहते हैं। यानी कि गले में एक बड़ा सा जो गले के मांस होते हैं वो फूल से जाते हैं, जिसे कि गाइटर कहते हैं। और लोहे की कमी से अरक्तता हो सकती है, यानी कि हमें कमज़ोरी आ सकती है। तो अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब हम कुछ अभ्यास के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे भोजन के मुख्य
पोषक तत्वों के नाम लिखें। तो मुख्य पोषक तत्वों के नाम हम पहले पेज में देख चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये हमारे मुख्य पोषक तत्वों में आते हैं। और इसमें है कि निम्नलिखित के नाम लिखिए, कि हमें इन सब के नाम लिखने। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देती हैं, वो क्या कहलाती है, ये हमने देखा है, उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं हम। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, यानी कि हमारी ग्रोथ और हमारे शरीर को जो बचाती है किसी भी बाहरी चोट वोट लगने से जल्दी, वो क्या होती है, तो वो प्रोटीन होते हैं। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, तो विटामिन ए। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो वो जो खनिज होते हैं जो हमारे अस्थियों के लिए आवश्यक होते हैं, वो कैल्शियम या विटामिन डी होते हैं। और 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो वसा में हमें क्या क्या ज़्यादा मिलता है, ये सब हमें लिखना है, यानी कि ऐसे कौन से खाने जिसमें वसा ज़्यादा मिलता है। तो वसा हो गया फैट, जो कि हमें मछली, दूध, घी, इन सब से ज़्यादा मिलेगा। और ये है जो सही गलत, इनमें से कथनों को सही पर अंकित कीजिए। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर का पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, तो ये गलत है। हम अपने सारे पोषक तत्वों को केवल चावल खाने से पूरा नहीं कर सकते। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, तो ये राइट है। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर तरीके का खाद्य पदार्थ ही ज़रूरी हो, बस उसमें पोषक तत्व होने चाहिए, ये हमें सुनिश्चित करना है। तो ये भी सही है। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, तो ये गलत है। इसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है विटामिन डी के अभाव से हमें क्या होता है, तो ये जो अभाव वाले क्वेश्चन है, ये आप खुद से वो सारणी देख के करिए। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर हम यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को भी प्रेस करें और सब्सक्राइब बटन को भी, ताकि इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी नोटिफिकेशन आए तो वो आपको सबसे पहले पता चल जाए और आपको ज़्यादा सर्च ना करना पड़े। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।